डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेट नंबर 2 साइंस विषय का सेट नंबर 1 ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो उसको देख लेना। सेट नंबर 1 में जो क्वेश्चंस थे, सेट नंबर 2 में काफ़ी क्वेश्चंस उसमें से रिपीट हुए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के जो मैं पेपर्स बना रहा हूं, डाल रहा हूं आपके लिए सॉल्व करके दिसंबर तक के, इन पेपर्स को दिसंबर के एग्ज़ाम में आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि 90+ स्कोर करने का आपके पास चांस है। लेकिन आपको सारे सितंबर से लेकर अब तक के सारे पेपर्स पढ़ने होंगे। सारे सेट सॉल्व करके डाल रहा हूँ, सभी विषय के, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले मैंने विज्ञान का सेट नंबर 1, गणित का सेट नंबर 1 और संस्कृत का सेट नंबर 1 सॉल्व करके डाल दिया है। उनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 10th क्लास की जो लिंक है उसके अंदर आप जा करके देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2 का जो सोल्यूशन है उसको। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही पूछा गया है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है तथा वक्रता त्रिज्या r है तो इसके बीच में क्या संबंध होता है? तो f = r/2 होता है, सभी को पता है, सेट नंबर 1 में मैंने बताया था। उसके बाद में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? सेट नंबर 1 में फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ 2 में भी पूछा गया, तो 2 नियम है। उसके बाद में समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा होता है? काल्पनिक होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद वाहनों में पार्श्व दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हम उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता? तो मिट्टी से कभी भी लेंस नहीं बन सकता। उसके बाद आते हैं छठे क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा होता है, जो भी वर्चुअल इमेजेस होंगी वो हमेशा इरेक्ट यानी कि सीधी होंगी। इसके बाद आते हैं 7वें क्वेश्चन पे, यदि f का मान जो है 12 सेंटीमीटर है तब r का मान क्या होगा? तो अभी हमने फॉर्मूला देखा कि f जो है वो r/2 होता है, तो वहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? f का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर, तो r कितना होता है? f बराबर r/2 होता है ना, तो यहाँ पर 2f हो जाएगा, यानी कि 24 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि यहाँ पर वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पे अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें पूछा गया अवतल लेंस के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब जैसा बनता है, कैसा बनता है? आपका आभासी और सीधा, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां है। 10वें में है डायप्टर का मात्रक क्या है? तो लेंस की शक्ति का डायप्टर मात्रक, अभी हमने सेट 1 में काफ़ी बार देखा था। 11वां है 2 डायप्टर वाले क्षमता लेंस का फोकस बताना है, तो 2 डायप्टर है, इसका जो क्षमता होगा, मैंने सेट 1 में भी समझाया था कि कैसे निकालते हैं क्षमता। 1/में निकालते हैं, 1/में नीचे मीटर जो है होती है उसको रखते हैं, तो डायप्टर की वैल्यू निकलती है 50 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आइरिस कहते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो दृष्टिपटल होती है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 14वां क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो इसके अंदर देखिए आप, यहाँ पर ये टूट करके आपके अलग अलग प्रोडक्ट में जो है वो हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, यानी कि बिखर रहा है, तो इसमें वियोजन हो रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया संतुलित है? तो इसमें डी ऑप्शन जो है ZnCuSO4 वाली अभिक्रिया, डी ऑप्शन संतुलित है। 16वां क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? तो यहाँ पर जो है इस समीकरण में Cu और PbO का उपचयन और अपचयन हो रहा है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है, विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है? तो उपचयन के साथ होता है। ठीक है, ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, चूने से सफ़ेदी करते समय चूने में पानी डालते समय ऊष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है वो होती है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट कर लेना। 19वां जो क्वेश्चन है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग धूसर हो जाता है, भूरा हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। इसके बाद में 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? तो लिटमस जो है ये प्राकृतिक सूचक है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वो लाल नहीं हो जाएगा? C6H12O6 में ऐसा नहीं होगा कि वो लाल हो पाए। इसके बाद में 22वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, दिए गए लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है, किसमें है? तो यहाँ पर देखिए आप H2O है ना, तो यहाँ पर CuSO4 × 5H2O, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 23वां जो क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? NaHCO3 का उपयोग होता है, ध्यान रखना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
25 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है पदार्थ ABC का pH मान 2, 7, 10, 14 है, निम्न में से कौन अम्ल है। अम्ल जो है आपका A है, A जो 2 है जिसका मान वो अम्ल होता है, जिसका कम वैल्यू होती है वो अम्ल होता है, 7 से कम वाले सारे अम्ल होते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपला क्वेश्चन है जो यहाँ पे चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो ये चित्र है सूर्य के प्रकाश के कारण, तो यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर जो है सिल्वर क्लोराइड का चाइना डिश में रखा हुआ है, उसका अभिक्रिया दिखाई गई है, आपने पढ़ा भी होगा। 27वां क्वेश्चन है शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव पराक्रम में होती है, तो उत्सर्जन। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 28वां, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है, तो जल जब टूटता है तो हमारा जो है H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग। उसके बाद में 29वां क्वेश्चन, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो प्राणी संभोजी पोषण, यानी कि डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, सभी ने रट रखा होगा। ये 31वां क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया में पायरूट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव्य में होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर जो क्वेश्चन है, पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। इसके बाद में 33 नंबर क्वेश्चन है, किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है, तो किसी भी समष्टि को अपना जो अस्तित्व बनाना है तो जनन आवश्यक है। उसके बाद में 34 नंबर जो क्वेश्चन है, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है, तो ये पुनरुद्भवन है। मैंने अभी सऊदी परीक्षा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, उसमें काफ़ी क्वेश्चन इसमें मिलते जुलते हैं। आप लोग नहीं देखते हो, आपके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन आपका फ्यूचर आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो पेपर डाल दूंगा, सॉल्व भी कर दूंगा, सही आंसर भी बता दूंगा। याद नहीं रखोगे, पढ़ोगे नहीं, पेपर देखोगे नहीं, तो आपको नुकसान होगा। मैंने सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश और गणित 4 पेपर सऊदी परीक्षा के दूसरे जिले में हुए हैं, वो डाले हुए हैं। उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे पेपर्स मिलेंगे, जो मैं 50 बार बोल चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जाकर के अपनी प्लेलिस्ट 10th क्लास की खोलो। उसमें सब कुछ है जो आपको चाहिए। 90+ ओवर स्कोर करना है या 95 जाना है, 99 तक जाना है, आप उनसे कर सकते हो, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है। 35 नंबर, परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण की डेफिनेशन दे दी है। 36 नंबर, भ्रूण को माँ के गर्भाशय में किस भाग से पोषण मिलता है, तो प्लेसेंटा जो है उससे मिलता है, प्लेसेंटा से, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर, एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषताएं हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे तभी जाके एक उत्तम ऊर्जा स्रोत बन सकता है, यानी कि वो उसकी विशेषता यही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, तभी जाके वहाँ पर पवन चक्की यानी विंड मिल लग सकते हैं, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। उसके बाद में है 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन साम्य ऊर्जा स्रोत है, तो ये है कोयला, ठीक है। उसके बाद में लास्ट जो क्वेश्चन है, पराग कोश में होते हैं परागकण होते हैं, बिल्कुल जी, पराग कोश में क्या होते हैं, परागकण। तो ये था आपका साइंस सेट 2 का सोल्यूशन। इससे पहले साइंस सेट 1, मैथ सेट 1, संस्कृत सेट 1 अपलोड कर दिया गया है। आपके 5 सेट हैं, सारे सेट्स में सॉल्व कर करके डाल रहा हूँ। बने रहो इस चैनल के साथ में, सारे के सारे वीडियो देखो, सारे के सारे पेपर्स आपके पास हैं, उनको देख करके टिक लगाओ और उनको फाइल बनाओ, प्रिंट आउट करवाओ, नहीं तो आप पास नहीं हो पाओगे। ये मैं बोल सकता हूँ सिंपली, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो आप सोच रहे हो कि केवल वीडियो से पढ़ूँ, तो ऐसा नहीं है। आपको जो मॉडल पेपर्स जारी किए गए हैं उनको प्रिंट आउट करा करके एक फ़ाइल बनाओ, उस फाइल में सारे के सारे मॉडल पेपर 1, 2, 3, 4 सेट लगा करके रखो और उनमें जितने भी आंसर्स हैं उनको टिक करो। और बाद में जब आप रिवीजन करोगे तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि यार वो वीडियो कहाँ गया, यार ध्यान नहीं है, उसका आंसर क्या होगा, ऐसा गलती ना करें। तो यहाँ पर मैंने नीचे लिखा भी आपके लिए स्पेशली कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर लेना, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना, सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लेना, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी कौन सा वीडियो आया और कौन सा वीडियो गया। और उसके अलावा सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के लिए अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 10th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर देख लेना, सब कुछ मिलेगा। मैं बार बार कहता हूँ प्लेलिस्ट देखो, पता नहीं बच्चों को समझ में नहीं आता कि प्लेलिस्ट कहाँ होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है। तो कम से कम अगर आप इतने समझदार हो, अगर आपको पता नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, तो कम से कम यूट्यूब पर आप ये सर्च करिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे देखें, बस आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है। अरे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आप उंगली से टच करोगे तो खुल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, फ़ायदे में रहेंगे। और बार बार बोल रहा हूँ एक ही चीज़ कि सारे पेपर्स देखिए जितने भी मैंने डाले हैं सितंबर से लेके अब तक, और गारंटी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फेल नहीं होने दूंगा, 90+ स्कोर जाने दूंगा। लेकिन आप मेरी बातों को फॉलो करोगे, एग्ज़ाम के जो पेपर्स मैंने डाले उनको पढ़ोगे, तो वाकई में गारंटीड एंड गारंटीड 200% क्या 500% क्या 1000%, ध्यान रखना आप। तो आशा करता हूँ आप लोग समझदार हो, समझ चुके होगे, अब बच्चे नहीं रहे हो, और आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है उनको तो कम से कम फॉलो करो, जो चीज़ मिल रही है उनको पढ़ लो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।